हाँ जी, नमस्कार। पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। 19 और 20 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले तो जो लोग सुबह सुबह करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं 6 बजे, तो उन सबको तो गुड मॉर्निंग है। और वो सभी लोग गुड मॉर्निंग लिख सकते हैं, इससे मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने सुबह सुबह करंट अफेयर्स देख लिया और अपनी तैयारी जो पीसीएस की तैयारी है वो सुबह से ही शुरू कर दी है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लाने का एकमात्र यही कारण है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैं स्टार्ट कर सकूं, धीरे धीरे छोटे छोटे लेवल पे हम स्टार्ट कर सकें। बहुत पढ़ना या बहुत ज़्यादा समय देना सफलता की गारंटी नहीं है। अगर हम अपने काम को छोटे छोटे लेवल पे डिवाइड कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे रिजल्ट जो है बहुत अच्छे और जल्दी आ जाएंगे। तो आज हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स 1920 तारीख का। कल मैं करंट अफेयर्स नहीं ला पाया था, कुछ तबियत नासाज थी। आज जो है वो 2 दिन का करंट अफेयर्स होगा। स्टार्ट करने से पहले जो ऑनलाइन कोर्स हम आपको दे रहे हैं करंट अफेयर्स का, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 999 रुपए में है और आप 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं। इसमें आपको चीजें याद कराई जाएंगी टेस्टों के माध्यम से, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। अब इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आप करके चीजों को याद रखना सीख सकते हो, क्योंकि लेक्चर्स, वीडियोस, पीडीएफ की कमी तो कहीं नहीं है, बट याद करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बहुत कम लोग होते हैं जो याद कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5 के बाद ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। वो एग्जाम में सवाल आएगा ही आएगा, 100% आएगा। और वो क्या है, पहले उसको समझने से पहले हम अपना पहला सवाल देखते हैं कि ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नया बंदा कोई आ रहा है ओएनजीसी में, ठीक है। ओएनजीसी कंपनी है जो इंडिया की, उसमें नए एक हेड की अपॉइंटमेंट हुआ है जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ये है अरुण कुमार सिंह। अब ये तो अपॉइंटमेंट वाले सवाल हो गए जो एग्जाम्स में आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, छोटे एग्जाम्स में भी आते हैं। लेकिन एक इसके अगर इसको जीएस से जोड़ दें तो चूंकि ओएनजीसी जो है इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको पढ़ा होगा महारत्न कंपनी का नाम पढ़ा होगा आपने, महारत्न। इंडिया में 3 तरह की कंपनियां जो है पब्लिक सेक्टर कंपनियां, उनको डिवाइड किया गया है। महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, ठीक है। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो आपको पहले तो यह समझना है कि 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं। सबसे कम कंपनियां जो होती है वो महारत्न कंपनी, मात्र 10 कंपनियां ही ऐसी हैं जिनको महारत्न कंपनी का एक टाइटल दिया गया है। एग्जाम में जो पूछा गया, पहले तो ये पूछा गया कि ये 10 कंपनियां कौन सी हैं। पहले तो सवाल यही पूछ लिया गया था, कौन कौन सी हैं इसके अंदर। एनटीपीसी, देखते हैं आपको कितनी कंपनियों का नाम है। अच्छा, ये बताइएगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में कि ये जो महारत्न में आप कितनी कंपनियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, कोल इंडिया, ठीक है, गेल, बीपीसीएल और पावर ग्रिड, ठीक है। ये कुल 10 कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनी हैं, ठीक है। तो आपने इन कितनी कंपनियों के नाम सुने हैं, पहले तो आपको ये बताना है। दूसरा, क्या क्राइटेरिया है, कोई कंपनी जो है वो महारत्न क्यों हो जाती है, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत सिंपल सी बात है, लगभग 500 करोड़ रुपए 3 साल के अंदर, 5,000 करोड़ रुपए पिछले 3 साल के अंदर आफ्टर पेइंग टैक्स पे करने के बाद 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट्स को हो रहा हो, एवरेज टर्नओवर का 25,000 करोड़ रुपया रहा हो। मतलब पिछले 3 साल के अंदर किसी कंपनी का 25,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ हो, टर्नओवर मतलब कि ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट किया हो, और टैक्स पे करने के बाद लगभग 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ हो, तो उस कंपनी को हम महारत्न कंपनी बता देते हैं। अब ये महारत्न कंपनी का टैग मिलने से फायदा क्या होता है? मेन फायदा होता है कि जो भी काम होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, चूंकि पब्लिक कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, तो इसके अंदर क्या है, सरकारी कंपनी में सरकार का इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। तो कोशिश रहती है कि जो महारत्न कंपनियां हैं वो बड़ी हो जाएं तो अपने फैसले खुद ले सके। यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसके अंदर इन कंपनीज की अथॉरिटी बढ़ जाती है कि उनके जो बोर्ड डायरेक्टर्स हैं वो बिना सरकार से पूछे हुए भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर सकते हैं, काम ले सकते हैं, नहीं तो सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। तो जितना अगर महारत्न कंपनी है तो ज्यादा ऑटोनॉमी है, अगर नवरत्न है तो छोटा कम है, और मिनी रत्न है तो कम रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज रहती है। तो 5,000 करोड़ रुपया पिछले 3 साल के अंदर उन्होंने पैसा कमाया हो प्रॉफिट के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोरोना के बाद नई कंपनियां खोलने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कंपनियों जो ज्यादातर कंपनियां कोरोना के समय बंद हो गई थी
और महाराष्ट्र रहा ऐसा जो कोरोना के बाद जो है वो उसने सबसे ज्यादा कंपनियां जो है खोली हैं। जो पीसीएस प्री में सवाल आया एक बार कंपनीज को लेकर, आई थिंक 2020 का सवाल है या 19 का सवाल है, कि सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनीज कौन सी हैं। सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड मतलब कि एक तो कंपनी होती हैं, देखिए कंपनी के भी कई रूल होते हैं, जैसे कि एक हो गया लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कहते हैं, ठीक है। आपने नाम सुना होगा पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड एलटीडी कहते हैं, सॉरी एलटीडी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गया। फिर आपका नाम सुना होगा पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। फिर आगे प्रोपराइटर हो गया, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज हो गई। अब ये इसमें फर्क क्या होता है, देखिए जितना ज्यादा, जैसे कि आपने एक प्रोपराइटर यानी सिंगल आदमी ने कंपनी खोल दी, तो प्रोपराइटरशिप कंपनी खोली, फिर आपने पार्टनरशिप कंपनी खोल देते हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल देते हैं। इसका मतलब है कि सरकार के पास उतनी इंफॉर्मेशन सरकार के पास होगी आपकी, ठीक है, और जितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा सरकार के पास रहती है, क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा बेहतर बनती है। अगर बहुत ही बेसिक भाषा में बताऊं, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो सरकार के पास उस कंपनी की इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कि क्या कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, किस तरह से है, तो वो ज्यादा रहता है। तो अब इन कंपनी की क्रेडिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उनको लोन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। बैंक भरोसा करते हैं कि अब ये भागेंगे नहीं, सरकार उनको देख रही है, तो ये बहुत फायदा रहता है। तो अब इंडिया में महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कोरोना के बाद बहुत ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनियां हुई। कुछ बिना रजिस्टर्ड कंपनी के भी चला लेते काम, चलो कच्चे में चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड करने से फायदे होते हैं, आपको लोन वगैरह मिल जाते हैं और भी सहूलियतें मिल जाती हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 66% इंडिया की जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वही सिर्फ काम कर रही हैं, लगभग 35-40% कंपनियां जो रजिस्टर्ड है वो काम नहीं कर रही हैं। एक रिपोर्ट, ये भी रिपोर्ट आंकड़ा है। अगर हम ये जो देखें, जो पीसीएस प्री में सवाल आया गया कि सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी कहां पर है, तो सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड कंपनी जो 2021 के आंकड़ा जो आया है इसमें, वो 21-22 का जो आंकड़ा है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 है। सवाल क्या पूछा गया था, रैंकिंग पूछी गई थी, मतलब 1 2 3, एक नहीं पूछा गया था, 1 2 3, नंबर 1 में महाराष्ट्र, सबको पता महाराष्ट्र है। नंबर 2 में सरप्राइजिंगली हमारा उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे दिल्ली है। तो उसके अंदर जो मुझे आज भी याद है ऑप्शंस के अंदर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ठीक है, ये ऑप्शन में दिए गए थे। तो आपको यहां देखना है कि महाराष्ट्र नंबर 1 कंपनी सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड है, नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पे दिल्ली है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु आता है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीएस के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जो है वो भारत को मिला है, इंडिया को मिला है। और ये देखिए, इंडिया ऑनर्ड विद द एक्सीलेंस इन लीडरशिप फॉर फैमिली प्लानिंग अवार्ड 2022 का है, ठीक है। अच्छा, अब फैमिली प्लानिंग तो चलो ठीक है, हम जैसा भी है, ये तो करंट का सवाल मिल जाएगा। लेकिन अगर मेन से जुड़ा हुआ सवाल अगर आप देखें तो क्या पूछा सकता है, मेन सॉरी जीएस से पूछा हुआ, तो अब बड़े इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको मैं। देखिए, आपको पता ही होगा, एक है टोटल फर्टिलिटी रेट, ये अभी एग्जाम में सवाल आया भी था, किसमें, कौन सा, पेट वाले एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, और ये पहले भी आ चुके हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि बर्थ पर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि बच्चा पैदा करने की जो एज होती है औरत के अंदर, अमूमन 40 साल तक पैदा करती है, 15-16 साल से लेकर 40 साल तक की जो एज होती है, उसमें एक औरत कितने बच्चे पैदा कर रही है फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, और 40 से ज्यादा हो सकती है, लेकिन मैं आपको बस मोटा मोटा बता रहा हूं। तो एक औरत अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल कितने बच्चे पैदा कर रही है? तो हिंदुस्तान में जो पैदा कर रही है वो 2 बच्चे पैदा कर रही है, और इसे बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट 2 बच्चे पैदा कर रही है। अच्छा, लगातार ये ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा है हिंदुस्तान का। अगर हम बात करते हैं 2021-22, 2019-20, 20-21, तो लगभग ऐसा आ रहा है कि 2.2, 2.1, 2.0 ऐसा होता जा रहा है, ठीक है, लगातार ये हो रहा है। अब एक तो सवाल ये बन गया, दूसरा बनेगा, देखिए कि क्या ये 2.0 जो है ये सही है? देखिए, एक क्वेश्चन और आएगा, एक है 2.1, ये जो है फर्टिलिटी रेट, ये रिप्लेसमेंट जो है रेट है, रिप्लेसमेंट रेशियो है। ये क्या बोलते हैं, इसका मतलब है, मतलब ये है, देखिए जीएस का सवाल है कि अगर एक महिला 2.1 बच्चे पैदा कर रही है, तो जो
सिस्टम में बच्चे जा रहे हैं उतने बच्चे सिस्टम में आ रहे हैं। देखिए मान लीजिए सिस्टम है, तो जितने लोग यहां से बाहर हुए लेबर ठीक है, आपको बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, जितने लोग सिस्टम से, ये भारत का सिस्टम है, जितने लोग बाहर जा रहे हैं उतने लोग नए लेबर अंदर आ रहे हैं। तो ये हो गया रिप्लेसमेंट है। अगर एक औरत 2.1 बच्चा पैदा कर रही है, अगर इंडिया की जो रेट है 2.0, तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं और कम लोग, लेबर जो है कम आ रही है। ठीक है, 2.0 रिप्लेसमेंट से कम है, तो होगा क्या, पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी आपकी, बट जो सिस्टम को चलाने के लिए लेबर फोर्स चाहिए होती है वो रिप्लेसमेंट से भी कम जा रही है। जापान वगैरह में 1.6 चल रहा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा काम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी आई, उसके कारण से रिप्लेसमेंट एज बहुत, मतलब ये हो गया, रिप्लेसमेंट जो रेशियो है उससे बहुत चला गया। इसके कारण से लेबर नहीं मिल पा रहा है, नई लेबर नहीं आ पा रही है, लेबर महंगी हो जा रही है। तो दोनों एस्पेक्ट्स देखने हैं हमें कि पॉपुलेशन तो कम करनी है, बट क्या वो ऑर्गेनिक तरीके से हो रही है, नेचुरल तरीके से हो रही है, या जबरदस्ती तरीके से हो रही है। ऐसा ना हो कि जबरदस्ती तरीके से करने से लेबर फोर्स को हम रिप्लेस ना कर पाए, लेबर फोर्स हमारा लेबर ही ना रहे बच्चे। तो अभी हाल फिलहाल में देखो 2.0 हो गई, इसका मतलब है कि हम रिप्लेसमेंट रेशियो से कम चल रहे हैं। लेकिन चलिए अभी इसका प्रभाव पड़ने में शायद अभी कई साल लगेंगे, 25-30 साल लगेंगे, जब हमें ये चीज हमें दिखाई देगी, इसका असर दिखाई देगा। चलिए अब सवाल बनता है एक और कि भाई अगर ये बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस स्टेट के अंदर है, तो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा TFR है, मतलब कि एक महिला 3 बच्चे पैदा कर रही है, तो बहुत ज्यादा रेशियो, इसलिए बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर आपका हो सकता है कि उसके बाद दिल्ली नंबर 2 है, तमिलनाडु नंबर 3 है, तो यूपी यहां पर नहीं है, बिहार, दिल्ली और तमिलनाडु है TFR। ठीक है, वेस्ट बंगाल का देखिए मात्र 1.4 है, वेस्ट बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल का 1.4 है, जो बहुत कम है, इसीलिए वेस्ट बंगाल में बाहर की लेबर बहुत ज्यादा जा रही है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आता है कि किसी कम्युनिटी या कौन सी कम्युनिटी की ज्यादा रेशियो है, किसका कम रेशियो, तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में 100% है। जो मैंने आपको वीडियो से पहले मैंने जो बात बोली थी उसके ऊपर ये सवाल बनेगा। ये डॉक्टर CB आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर CB आनंद बोस जो हैं वो गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि पहले जो गवर्नर थे वो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ये बन गए इसके अंदर। ठीक है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दुगना करने का फैसला किया है? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी पेंशन को दुगना कर दिया जाए, जो कि एक अच्छा फैसला जान पड़ता है। ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा बना है? देखिए मैंने इससे पहले एक सवाल आया था, एक दूसरी डिक्शनरी थी कॉलिन की, उसमें अलग वर्ड आया था। ठीक है, तो वो कॉलिन डिक्शनरी का जो वर्ड था वो अलग था। ठीक है, ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड भी होती है, तो अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग वर्ड निकालती हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का जो वर्ड है वो होमर शब्द आया है, वर्ड ऑफ द ईयर। होमर शब्द का मतलब क्या होता है? देखिए होमर शब्द का मतलब, वैसे तो देखिए जो अमेरिका होता है, अमेरिका में वहां बेसबॉल खेला जाता है, और बेसबॉल में क्या होता है कि अगर आप बॉल को हिट करते हैं, जैसे क्रिकेट में होता है कि आप मारते हो, उस बॉल अगर स्टेडियम में चली जाए उड़ते उड़ते तो छक्का बोलते हैं, 6 पड़ गया। बेसबॉल में अगर आप हिट करते हो और सीधे बॉल बाहर चली जाए स्टेडियम के बाहर, तो उसे बोलते हैं होम रन। होम रन, इसी वर्ड का होम रन का ये होमर शब्द आ गया। ठीक है, होम रन से आ गया, जैसे हमारे देश में 6 बोलते हैं ना, तो ये होम रन, इस होम रन का जो है वो खराब जो है वो होमर आ गया है। और ये वर्ड हाल फिलहाल में क्यों इतना पॉपुलर हो गया? एक वर्डली नाम की एक ऐप है जिसके अंदर यह स्पेलिंग्स जोड़कर हम लोग खेलते हैं इस तरह से, तो यहां पर लगभग 75,000 लोगों ने इस वर्ड को सर्च किया, तो यह आपका कैम्ब्रिज वालों ने इस कारण से इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर दे दिया ये। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद करते हो खेलते होंगे, बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ खेला करो इस चीज को। किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने के निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का फैसला किया है। अब इसको मैं देखिए, आप यह देख रहे हो कि इसे रामायण का सर्किट बना रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाया गया। देखिए स्वदेश दर्शन स्कीम जो स्टार्ट हुई थी, तो इसके अंदर क्या है कि रामायण जी, प्रभु राम जो जहां जहां पे रहे हैं
उन जगहों को आगे प्रमोट करने के लिए किया गया। तो इसमें आप देखिए कि यूपी में अयोध्या हो गया, श्रावस्ती हो गया, ठीक है, फिर दरभंगा और ये कई चित्रकूट हो गया, ये सब है। तो लगभग ये देखिए आप देख रहे हैं, तो अलग अलग हम्पी हो गया, रामेश्वरम हो गया, तो ऐसे लगभग जो है वो 15 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया। तो इसको हम बोलते हैं रामायण सर्किट। और कई बार आप देखते होंगे कि कोई ट्रेन चल रही है, वो सभी रामायण के संबंधित जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां से हो गुजर रही है, तो आपको नजर रखनी है। सेम महाभारत सर्किट भी बनेगा कि महाभारत संबंधित जो जगहें हैं उनको टारगेट कर रहे हैं कि वो सब एक साथ एक कनेक्शन हो जाए, कि ट्रेन या बस सेवा इस तरह से हो जो आप कि अगर कोई व्यक्ति महाभारत सर्किट में आता है तो उससे संबंधित सभी तीर्थ स्थलों को चला घूम के आ जाए। या एक और भी आ गया है, बुद्धिस्ट सर्कल आ गया है कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो धार्मिक स्थल हैं वहां पर सकता है। कृष्ण सर्किट है, जैसे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर गुजर सके। अगर बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं तो कपिलावस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अनेक स्थल जो हैं इसके नाम हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ये टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। और आपको जान खुशी होगी, यूपी जो है नंबर 1 है डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो आते हैं उसमें यूपी में बहुत सारे लोग आते हैं और ये बहुत स्कोप है। इसीलिए सरकार कॉन्शियसली एफर्ट कर रही है कि धार्मिक स्थलों को प्रमोट करके, धार्मिक जो स्थल होते हैं वो बहुत ज्यादा उन्हें पोटेंशियल होता है कि डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक अपने आप में बड़ा सेक्टर बन जाता है। अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जो टूरिज्म है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इसमें से कौन से सेक्टर जुड़ा हुआ है? मैं देखता हूं कि ये सवाल कितने लोग देते हैं और यहां तक कितने लोग वीडियो तक पहुंच पाए हैं। जो टूरिज्म है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, किससे संबंधित है? ये सेक्टर से संबंधित है। तो आप सबको बताना है, चाहे भले गलत बताना, लेकिन बताना जिससे मुझे लग सके कि आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखा हुआ है। तो खत्म करने से पहले जो ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया, क्या बात है कि ये टेस्ट सीरीज की तो मतलब जबरदस्त टेस्ट सीरीज है। मतलब अगर मैं कुछ यूपी पीसेस के लिए आपको कुछ दे पाऊंगा ना, सबसे बेस्ट है। लगभग 7 महीने की टेस्ट सीरीज चलेगी ये, इसलिए मैं इसको बिगेस्ट टेस्ट सीरीज का वो दिया है। और लगभग 150 प्लस टेस्ट होंगे छोटे बड़े से मिला के। इसके बाद देखो कि संडे बड़े टेस्ट हैं और उनको कवर करने के लिए पहले घटना चेक को भी कवर किया जा रहा है और लेक्चर्स आप ये समझा रहा है कि पहले पढ़ चुके हो, तो एक एक टॉपिक को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले कवर कराए जा रहे हैं और बाद में इनके न्यू क्वेश्चंस जो और एडवांस क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। इससे आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह का हो सके, बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि जो पढ़ा है वो ना भूलो, याद रहे चीजें, तो आप एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। चीजें आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि हमने ये कोशिश की है कि आपको फोर्स करके, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आपको फोर्स करके, फोन करके आपको थोड़ा पुश किया जाए जैसे कि आप टेस्ट दे पाओ। और इससे क्या होगा कि आप थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा करोगे और आप जो है एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो इसको एक बार देख सकते हैं। फीस जो है इसकी मात्र 2500 रुपए है, पूरे 7 महीने का कोर्स है ये। उसके लिए आप हमें 9919521555 पे कॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।